Hello student, how are you? I am Shahid Khan and you are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid. So today is the sixth session of our interview series, and today we will discuss the following question. That is, the first question is explain the term system, surrounding, state function, path function, extensive property and extensive property. Okay, so here is the our first question. आज एक्चुअली वो पहली स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन नहीं बना सके, तो वैसे अगर मैं वो करूँ तो वो ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता कि आपके सामने क्वेश्चन सुनाऊँ। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इनकी बात करते हैं और कुछ और टर्म्स में इन्हें इंक्लूड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, पाथ फंक्शन क्या होते हैं। तो व्हाट इज़ स्टेट फंक्शन? स्टेट फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं कि हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ विच डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के। ऐसी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी जो कि आपके पास इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करे, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन बोलते हैं। और पाथ फंक्शन कौन सा होता है? पाथ फंक्शन हमारे पास ए क्वांटिटी विच डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द फंक्शन बट आल्सो ऑन द पाथ बाय विच द स्टेट इज़ रीच्ड। कि ऐसा फंक्शन जो कि हमारे पास क्या, ऐसी क्वांटिटी जो हमारे पास क्या हो, पाथ पे भी डिपेंड करे, ठीक है, सिर्फ स्टेट पे ना डिपेंड करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पाथ फंक्शन। हीट एंड वर्क जो है वो आपके पास क्या है? पाथ फंक्शन है। बाकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो स्टेट फंक्शन हुआ करती हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास टर्म जो है वो आपके पास क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? द प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, जो मैटर के क्वांटिटी पे डिपेंड करे उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैस हो गया, वॉल्यूम हो गया, एनर्जी हो गई, हीट कैपेसिटी होगी। और एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, इसी तरह विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन वगैरह, ठीक है। इसी से रिलेटेड दो टर्म्स हैं, एक होती है एक्सटेंसिव वेरिएबल और एक इंटेंसिव वेरिएबल। एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या होता है बेटा? कि हुज वैल्यू चेंज ऑन डिवीजन, बस उसको डिवाइड करें उसकी वैल्यू चेंज हो जाए तो उसको एक्सटेंसिव वेरिएबल बोलते हैं। और एक होते हैं इंटेंसिव वेरिएबल कि हुज वैल्यूज़ ऑन डिवीजन रिमेन सेम, कि जिसको आप डिवाइड कर लें तो वो सेम रहे। मसलन एक बीकर है, उसका टेम्परेचर है 37 डिग्री, उसमें वाटर है, उसको आप हाफ़ भी कर लें 37 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। तो ये कौन सी होती है? इंटेंसिव वेरिएबल होती है कि जिसको डिवाइड भी करें तो उसकी वैल्यू चेंज ना हो। मगर एक बीकर में अगर 10 लीटर वाटर है उसको हाफ़ कर लें तो वॉल्यूम तो कम हो जाएगा ना, 5 लीटर हो जाएगी। तो इस तरह के जो वेरिएबल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव वेरिएबल बोलते हैं। इसमें थोड़ी सी टर्म और इंक्लूड करते हैं, देखते हैं आगे है नहीं तो इधर करेंगे। ओके, कुछ टर्म्स और इंक्लूड करते हैं जी। सिस्टम और सराउंडिंग की बात करते हैं। सिस्टम एंड सराउंडिंग की अगर हम बात करें तो सिस्टम क्या होता है कि ए पोर्शन ऑफ यूनिवर्स सिलेक्टेड फॉर स्टडीज़ इज सिस्टम, ठीक है, कि वो पोर्शन यूनिवर्स का जिसको हम सिलेक्ट करते हैं स्टडी के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। या जो अंडर ऑब्जर्वेशन या इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसको सिस्टम बोलते हैं। सराउंडिंग क्या होते हैं? रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज़ कॉल्ड सराउंडिंग। और आपके पास यूनिवर्स क्या होती है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज़ कॉल्ड यूनिवर्स। अच्छा, सिस्टम की डिफरेंट टाइप्स है। एक होते हैं ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम क्या होते हैं? जिसमें एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड हीट हो विद सराउंडिंग, ठीक है, मैटर और हीट दोनों एक्सचेंज हो सराउंडिंग के साथ, उसको ओपन सिस्टम बोलते हैं। क्लोज सिस्टम कौन सा होता है? एक्सचेंज ऑफ हीट ओनली, कि जिसमें सिर्फ हीट जो है वो आपके पास क्या हो? एक्सचेंज हो सराउंडिंग के साथ, कोई मैस एक्सचेंज ना हो तो उसको क्लोज सिस्टम बोलते हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर, के हीट और मैटर कोई भी एक्सचेंज ना हो तो उसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ये बेसिक कुछ डेफिनेशंस हैं थर्मोडायनेमिक्स की, आपको पता होना चाहिए। एक होता है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम और एक क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है? विच कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़, उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बोलते हैं। और अगर कम नंबर ऑफ लेस नंबर ऑफ स्पीशीज़ हों तो उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। ओके,
ओके नेक्स्ट हम चलते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो याद रखें डिफरेंट टाइप के हमारे पास प्रोसेस होते हैं, जिसमें आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस या एडियाबैटिक प्रोसेस। ये डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं जो कि हम थर्मोडायनेमिक्स में डील करते हैं। अब आइसोथर्मल क्या है? आइसोथर्मल ऐसा प्रोसेस है जिसमें चेंज इन टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो हो, कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता, इस वजह से हम कहते हैं कि चेंज इन एनर्जी भी ज़ीरो होती है। ठीक है, ओके, इसमें एनर्जी भी चेंज नहीं होती अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो इफ़ ओके। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, बैरिक बोलते हैं प्रेशर को, तो ऐसा प्रोसेस जो कि आपके पास का हो कांस्टेंट प्रेशर पे हो, या हम ये कह सकते हैं द प्रोसेस इन विच चेंज इन टेम्परेचर इज़ ज़ीरो इज़ कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस के डेल्टा पी ज़ीरो है। ठीक है, और तीसरा एक प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस के, कोरिक बोलते हैं वॉल्यूम को, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा हो, जिसमें चेंज इन वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो है, उसको आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। और एक होता है बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके पास क्या होता है, हीट चेंज जो है वो ज़ीरो है, ये जो कांस्टेंट हीट पे हो रही हो उसको एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर मैं चंद एक टर्म्स यहाँ पे लिखूँ तो आप मुझे उसका बता सकते हैं कि ये कौन सा मैं वो किसके साथ मैं डील कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ पे मैं चंद एक टर्म्स लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ डेल्टा पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो थर्मोडायनेमिक्स में इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इसी तरह डेल्टा टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसको क्या बोलेंगे, इसी तरह डेल्टा वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और इसी तरह डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। बच्चों ये जो पहला प्रोसेस है जिसमें पी है इसको आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, डी का मतलब चेंज है, चेंज इन प्रेशर ज़ीरो, चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, आइसो का मतलब सेम। ठीक है, और डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो, डी का मतलब चेंज, वी इज इक्वल टू वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू ज़ीरो, ये कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस। और डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, ये कौन सा प्रोसेस होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, इसको याद रखना जी। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सप्लेन्स लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं उनको एक्सप्लेन करें। तो याद रखें हमारे पास 4 लॉज है थर्मोडायनेमिक्स के, एक है ज़ीरोथ लॉ, उसके बाद एक है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ज़ीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं हमें कि टू सिस्टम इन इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, कि दो सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है किसी तीसरे सिस्टम के साथ तो वो दोनों इक्विलिब्रियम भी आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, इसको ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। इसी तरह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एनर्जी कैन चेंज फॉर्म्स, कि एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज करती है बट इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना उसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी तरह एक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है कि एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेज। ठीक है, एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, या हम ये कह सकते हैं कि हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्राम हॉट बॉडी टू कोल्डर बॉडी एंड हीट कैन नेवर बी फ्लो फ्राम कोल्डर बॉडी टू हॉट बॉडी, इसको हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है बेटा कि एंट्रोपी ऑफ ए प्योर क्रिस्टल इज़ ज़ीरो एज द टेम्परेचर अप्रोच ज़ीरो, कि जैसे टेम्परेचर ज़ीरो होता है आपके पास एंट्रोपी भी आपके पास किसी सिस्टम की क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है जी। एंट्रोपी का याद रखें ये नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये हमेशा बढ़ती रहती है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। और टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो एंट्रोपी भी आपके पास क्या होगी, ग्रेटर देन ज़ीरो होगी जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है जी, ये किसी फूड मटेरियल या फ्यूल की वैल्यू हम काउंट करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होती है, हीट इवॉल्व ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ यूनिट वेट ऑफ ए सब्सटेंस, कि कोई यूनिट वेट लेते हैं 1 ग्राम वगैरह लेते हैं आप किसी सब्सटेंस का, उसकी जब कंबशन करते हैं तो उस दौरान कितनी हीट इवॉल्व होती है उसको हम उसकी क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं जी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है हमारे पास, ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है कि ए डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज।
ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक की गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल, कि जिसमें हम बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में, उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंटरनल एनर्जी, के इंटरनल एनर्जी आपके पास क्या होती है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जिसको ई या हम क्या करते हैं यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कि इंटरनल एनर्जी इज़ द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। जितनी भी आपके पास काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी सिस्टम की, उसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। या हम ये कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी इज़ डिफाइंड एनर्जी इज़ डेफिनेट एनर्जी कंटेन्ड बाय ए सिस्टम, कि इंटरनल एनर्जी इज़ डेफिनेट एनर्जी कंटेन्ड बाय ए सिस्टम इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसमें ट्रांसलेशनल आ जाती है, वाइब्रेशनल आ जाती है, या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मालिक्यूल आ जाती है। और इसी तरह अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो किसके साथ डील करती है, पोटेंशियल एनर्जी अकाउंट्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज इन द सिस्टम। दीज अट्रैक्टिव फोर्सेज इंक्लूड टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंड वंडरवाल फोर्सेज। तो ये इंटरनल एनर्जी के बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन। उसके बाद डिफाइन हीट एट वर्क। हीट एंड वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हीट क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ ए सिस्टम ड्यूरिंग ए चेंज इन इट्स स्टेट, कि जब कोई स्टेट चेंज होती है अक्रॉस द बाउंड्री, जो आपके पास क्वांटिटी ऑफ एनर्जी मूव करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। किस वजह से मूव करती है, ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो क्या कहेंगे कि इट इज़ डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ ए सिस्टम ड्यूरिंग ए चेंज इन इट्स स्टेट ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। हीट इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, इट इज़ देयरफॉर नॉट ए स्टेट फंक्शन, कि ये प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम नहीं है, इसी वजह से ये स्टेट फंक्शन नहीं है, बल्कि क्या है, पाथ फंक्शन है। इसी तरह वर्क क्या है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है बेसिकली थर्मोडायनेमिक में, कि वर्क इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। इट इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, कि W आपके पास क्या होता है, बराबर होता है F इंटू डी। F फोर्स हो गया और D आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और यूनिट भी आप याद रखें कि वर्क की जो यूनिट होती है जाउल होती है, ठीक है। और ये भी स्टेट फंक्शन नहीं होता बल्कि क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है जी, एंथैल्पी क्या होती है, कि टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम इज़ कॉल्ड एंथैल्पी, और इसको डिनोट करते हैं H से, इसकी सिंबल H होती है। ये स्टेट फंक्शन होता है, इसकी जो यूनिट होती है वो जाउल होती है। और इसकी अगर मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें तो डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी को हम मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली एंथैल्पी को मेजर नहीं कर सकते। तो इस तरह डेल्टा H इज इक्वल टू Q इंटू पी, ठीक है। QP के हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो उस हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उस टाइम जो होगी उसको एंथैल्पी बोलेंगे, ओके। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट देते हैं। दिस शोज दैट चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके। नेक्स्ट है इन विच केस आर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E एंड Y, कि किस केस में डेल्टा H जो है डेल्टा E के बराबर होता है और क्यों। तो अगर आपने ये बता दिया कि ये कभी नहीं होता बराबर, या ये गैस के केस में, तो क्वेश्चन तो यहाँ से ही ख़त्म हो जाएगा, कि इसका मतलब आपने गलत ही बता दिए, ठीक है। अच्छा, तो डेल्टा ये किसके केस में होता है और वाई, तो डेल्टा H जो है इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू डेल्टा E, किस केस में, इन केस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड्स, ठीक है। अब वाई की बात करते हैं कि डेल्टा H बेसिकली क्या होती है, इज़ द एनर्जी चेंज व्हेन द प्रेशर इज़ कांस्टेंट, एंड डेल्टा E जो है ये क्या है, एनर्जी चेंज व्हेन वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट। दोनों में फ़र्क रखना है कि डेल्टा H आपके पास क्या है, कि ये आपके पास क्या है, एनर्जी चेंज जब आपके पास क्या चीज़ कांस्टेंट होगी, प्रेशर कांस्टेंट होगा, उस टाइम जो एनर्जी चेंज आती है, ठीक है। जो उस टाइम जो आपके पास क्या आती है, एनर्जी चेंज आती है, उसको हम डेल्टा H बोलते हैं। और डेल्टा E आपके पास क्या है बेटा, ये भी आपके पास एनर्जी चेंज होते हैं, मगर कब, जब आपके पास क्या होते हैं, वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, कि वॉल्यूम आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसको फिर आप QP कह सकते हैं, और इसको क्या कहते हैं, QV कह सकते हैं, ठीक है। हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। हाँ, तो डेल्टा E जो है कैन बी मेजर्ड फॉर गैसेस, ठीक है। ये गैसेस के लिए हम इसको मेजर कर सकते हैं, लिक्विड के लिए और सॉलिड के लिए, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के, ठीक है, ओके।
अब वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड आर ऑलरेडी कांस्टेंट, ठीक है, वो ऑलरेडी कांस्टेंट वो तो चाहिए नहीं होता। प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन द लिक्विड एंड सॉलिड, सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा ई इज़ द सेम फॉर लिक्विड एंड सॉलिड। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि डेल्टा ई और डेल्टा एच के मैंने आपको बता दिया कि डेल्टा एच क्या है कि हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पे लेते हैं और डेल्टा ई कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेते हैं, ठीक है। डेल्टा ई हम मेजर करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के लिए by keeping the volume constant. Volume of liquid and solid are already constant. Pressure has no effect. अब यहाँ से इसका आंसर कर सकते हैं कि as pressure has no effect on the liquid and solid because their volume is constant. So the value of delta H and delta E is the same for liquid and solid. तो ये हमारा इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, फार्मेशन एंड एटोमाइजेशन। कि एंथैल्पी ऑफ फार्मेशन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन क्या है और इसी तरह एटोमाइजेशन क्या है। तो एंथैल्पी ऑफ फार्मेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज़ फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट, और इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एच एफ से, ठीक है, कि अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज़ फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट, इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एच एफ, ठीक है। और इसी तरह एंथैल्पी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास क्या होती है कि अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम एन एसिड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस फ्रॉम ए बेस टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और याद रखें एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होती है उसकी कितनी होती है, -57.4 किलो जूल पर मोल, और ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक। और इसी तरह एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है कि हमारे पास क्या होती है, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स आर फॉर्म फ्रॉम द एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। कि आपके पास 1 मोल ऑफ आपके पास क्या हो, गैसियस एटम्स को जब हम क्या करते हैं, बनाते हैं फ्रॉम एलिमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। मसलन आपके पास हाइड्रोजन अकेली हाइड्रोजन गैस है H2 की फॉर्म में, जब उससे हाइड्रोजन एटम बना देंगे गैसियस स्टेट में, तो उस टाइम जो एनर्जी यूज़ होगी उसको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलेंगे। ओके, उसके बाद एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डिफाइन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कैन इट बी नेगेटिव। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है कि कैन इट बी नेगेटिव, कि क्या ये नेगेटिव हो सकती है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है कि एंथैल्पी चेंज विच अकर्स व्हेन ए certain number of moles of reactant indicated by balanced chemical equation react together completely to give certain number of moles of products under standard condition। कि एंथैल्पी चेंज जो आती है जब रिएक्टेंट से रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उस टाइम जो हीट चेंज आती है या एंथैल्पी चेंज आती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई है, अगर नेगेटिव हुई तो हीट इवॉल्व हुई है, ठीक है। एंथैल्पी चेंज कैन बी पॉजिटिव एलवेज एज नेगेटिव। पॉजिटिव हुई तो एंडोथर्मिक, नेगेटिव हुई तो एक्सोथर्मिक। नेगेटिव का मतलब ही होगी ये कि रिलीज़ होगी। उसके बाद है व्हाट इज़ बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड ग्लास कैलोरीमीटर। ओके, बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होते हैं और ग्लास कैलोरीमीटर क्या होते हैं। तो याद रखें जो बॉम्ब कैलोरीमीटर होते हैं बेटा, इसको हम यूज़ करते हैं एंथैल्पी चेंज फॉर फूड एंड फ्यूल कैन बी मेजर्ड बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर इन द लेबॉर्ट्री, ठीक है। ये इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल स्टील वेसल इन विच द सैंपल इज़ प्लेस्ड इन प्लैटिनियम क्रूसिबल एंड ऑक्सीजन इज़ प्रोवाइडेड। और ऑक्सीजन का प्रेशर भी याद रखें कि जो ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका प्रेशर कितना होता है, 20 atm, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ डू वी डिटरमाइन डेल्टा एच इन द लेबॉर्ट्री फॉर फूड एंड फ्यूल, तो बाय यूजिंग बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि फूड और फ्यूल के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। दोनों में FR है ना, फूड एंड फ्यूल, और उसको उसके साथ ही लग रहा है बी उसके करीब ही है, ठीक है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर इन दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं जी। और इसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है जिसका प्रेशर कितना होता है, 20 atm। ओके, इसमें करंट इज सप्लाइड टू इग्नाइट द सैंपल। करंट देते हैं सैंपल को इग्नाइट करने के लिए, और टेम्परेचर चेंज जो आता है मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर, ठीक है। हीट चेंज कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। अगर याद रखते हैं तो Q इज़ इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी। Q इज़ इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी। नहीं भी याद होता तो नॉट ए बिग प्रॉब्लम, ठीक है। और C इसमें क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, और डेल्टा टी जो है ये क्या है, राइज इन टेम्परेचर, जो चेंज इन टेम्परेचर आते हैं। अच्छा, अब ग्लास कैलोरीमीटर की बात करें तो वो क्या होते हैं, तो फॉर मोस्ट पर्पस
an ordinary glass calorimeter can be used to determine the value of delta H of formation. ठीक है, this usual type of calorimeter is basically an insulated container fitted with thermometer and a stirrer. ठीक है, तो याद रखें, ये आपने कॉमन सी आप डायग्राम देखी होगी कि इसमें कुछ इस तरह की डायग्राम होती है और ये साइडों से ये कवर्ड होती है ताकि हीट बाइट्स रिलीज़ ना हो। ठीक है, इसमें एक इस तरह का स्टेरर होता है और एक आपके पास क्या होते हैं, थर्मामीटर पड़े होते हैं। ठीक है, तो ग्लास कैलोरीमीटर होते हैं बेसिकली ये, और इसके लिए जो इक्वेशन होती है वो याद अगर करनी है आपने तो वो बराबर होती है Q इज़ इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल्टा T। और आपको पता है आपके पास M जो है मैस ऑफ रिएक्टेंट है, S जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर है और डेल्टा T राइज इन टेम्परेचर है। ठीक है, बाकी जो रिएक्शन है फूड और फ्यूल की उसके अलावा जो है तो वो इससे हम क्या करते हैं, ग्लास कैलोरीमीटर से हम क्या करते हैं, हम उसकी मेजरमेंट करते हैं एंथैल्पी चेंज की। नेक्स्ट है व्हाट इज़ हेस लॉ। हेस लॉ क्या होता है, इसको हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन भी बोलते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग ए चेंज, फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, रिमेन सेम वेदर इट टेक्स प्लेस इन वन और सेवरल स्टेप provided that initial and final states are same. कि this law state that amount of heat absorbed or evolved during a change remains same whether it takes place in one or several step provided that initial and final states are same. कि heat change जो है वो सेम ही रहती है, वो चाहे एक स्टेप में हो या एक से ज़्यादा स्टेप में हो, एक पाथ में हो या दूसरे पाथ में हो। ठीक है, तो हीट चेंज जो है वो सेम ही रहती है, उसको हेस लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ लेटेस्ट एनर्जी। कि लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास क्या होती है उसके बारे में थोड़ी सी बात करें। लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है कि एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज़ फॉर्म फ्रॉम गैसियस आयंस इज़ कॉल्ड लेटेस्ट एनर्जी। कि गैसियस आयन जब कंबाइन होते हैं और एक 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, इस टाइम जो हीट एनर्जी रिलीज़ होती है उसको लेटेस्ट एनर्जी बोलते हैं। या हम कहते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब when 1 mole of an ionic compound is broken into gaseous ions is called latest energy। कि 1 mole of ionic compound को जब हम ब्रेक करके उसको gaseous ion में कन्वर्ट करते हैं तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, latest energy बोलते हैं। दो चीज़ों पे ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन साइज़ ऑफ आयन। ठीक है, और इसी तरह साइज़ ऑफ आयन और चार्ज ऑफ आयन के ऊपर ये क्या करती है, डिपेंड करती है। स्मॉलर इज़ द साइज़ ऑफ आयन, ग्रेटर इज़ द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड। और जितना ज़्यादा चार्ज होगा इतनी ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी होगी। ओके, नेम ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच अकर नेचुरली। तो ये इस तरह भी पूछ सकते हैं या इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकते हैं कि इज़ इट्स ट्रू दैट ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नेवर हैपन्स इन द यूनिवर्स, एक्सप्लेन इट। तो ये गलत है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नेचर में भी होते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोसेस जिसको हम जो ख़ुद ब खुद नहीं होते बल्कि हमें कोई एनर्जी वगैरह देनी पड़ती है तब होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कि नो इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, कि ये ट्रू नहीं है कि नेचुरल प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नेचुरली नहीं होते। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन अकर इन नेचर। एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए कि रिएक्शन ऑफ N2 और O2 के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है इनका जो रिएक्शन होता है ये नॉन स्पॉन्टेनियस, ये नॉर्मली नहीं हो रहा होता। तो कैसे होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वह नेचुरली होते हैं। कैसे कि जब आपके पास थंडर स्टॉर्म पास होती है और इलेक्ट्रिक करंट जब वो एयर में आपको गरज चमक नहीं होती, गरज चमक इन दी एयर, तो उस दौरान ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और आपके पास क्या बनाते हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं और आपके पास क्या बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाते हैं, NO बन जाते हैं। ठीक है, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और नेचुरली होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। कि आपके पास थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है। इट इज़ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन दैट शो हीट चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। कि ऐसी इक्वेशन जो हीट चेंज को शो करे कि रिएक्शन आपके पास एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, उसको हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इट टेल्स अस वेदर रिएक्शन इज़ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, और वो भी आपको पता है कि जब डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो एंडोथर्मिक, और जब डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो एंडोथर्मिक होगा। नेगेटिव होगी तो एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव होगी तो एंडोथर्मिक। ओके, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, इसको आप क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें। तो पहला डिफरेंस तो डेफिनेशन क्या है कि हीट क्या होती है, इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन देम इज़ कॉल्ड हीट।
ठीक है। और टेम्परेचर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। और इसी तरह मेजरमेंट में भी डिफरेंस है कि हीट इज़ मेजर्ड थ्रू द चेंज इन एंथैल्पी, और एंथैल्पी आपको पता है कि टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी। और इसी तरह टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, द आर्ट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीट्री। और इसके मुख्तलिफ स्केल होते हैं, फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री होता है, केल्विन स्केल होता है जी। यूनिट्स की बात करें तो हीट इज़ मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल, ठीक है। और टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल। डिफरेंस याद रखना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो अगर मेटालिक कंडक्शन की बात करें तो इन मेटल्स कंडक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, ठीक है। मेटालिक कंडक्शन में जो दूसरा पॉइंट, अच्छा, इसी तरह इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में बात करें तो इन इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू फ्री आयंस, ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है हमारे पास कि इन मेटालिक कंडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि कंडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू एक्वस मीडियम। ओके, मेटालिक कंडक्शन की अगर बात करें, इट टेक्स प्लेस व्हेन ए मेटल इज़ कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ओके, अब आपके पास इसी तरह अगर बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की, इट टेक्स प्लेस व्हेन करंट इज़ पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसी तरह आपके पास जो मेटालिक कंडक्शन है, देयर इज़ एन इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस एज टेम्परेचर राइज। जैसे टेम्परेचर राइज होते हैं तो मेटालिक कंडक्शन में रेजिस्टेंस आती है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात करें, देयर इज़ ए डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस एज टेम्परेचर राइज। और इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मेटालिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो आप बता सकते हैं कि मेटालिक कंडक्शन जो है वो डिक्रीज़ होती है जैसे टेम्परेचर राइज होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीज़ होती है जैसे आपके पास क्या होता है, टेम्परेचर राइज होते हैं। रीज़न भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इसलिए इंक्रीज़ होती है कि नंबर ऑफ़ आयंस, आयोनाइजेशन बढ़ जाती है। और इसी तरह जो आपके पास मेटालिक कंडक्शन है, ये आपके पास क्या होती है, जो आपके पास वो मूवमेंट होती है, वाइब्रेशन होती है उसकी, किसकी, जो आपके पास कैटायंस होती है वो बढ़ जाती है, जो ब्लॉकेज काज करती है, ठीक है। एग्जांपल है ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, और यहाँ पे साल्ट, एसिड एंड बेसिस आर यूज एज इलेक्ट्रोलाइट इन मोल्टन स्टेट आर सॉल्यूशन फॉर्म, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक में कंडक्शन में। ओके, डिफ्रेंशिएट बिटवीन आयोनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोलिसिस। अभी मैंने ये वर्ड यूज़ किया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होते हैं, पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एंड सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। या आसान वर्ड्स में हम बात करें ना, कोई कंपाउंड है आपके पास NaCl या कुछ भी, ठीक है, इसको इसके एलिमेंट्स में आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इसके ये एलिमेंट्स होते हैं, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। और आयोनाइजेशन क्या होती है बेटा, कि आयोनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच आयनिक कंपाउंड व्हेन फ्यूज आर डिजॉल्व इन वाटर स्प्लिट अप इनटू चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयन। कि आपके इसी को आप क्या करें, वाटर में अगर डाल दें, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनते हैं, जब आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन बोलते हैं। तो दोनों में आपने डिफरेंस याद रखने। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज़ वोल्टिक सेल रिवर्सिबल। कि वोल्टिक सेल जो है वो आपके पास क्या होते हैं, रिवर्सिबल होता है क्या। तो हमारा आंसर क्या होगा, येस, वोल्टिक सेल इज रिवर्सिबल। कि इफ़ द एक्सटर्नल सर्किट इज रिप्लेस विद ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन बी रिवर्स। This external circuit pushes the electrons in the opposite direction. Both of the cell reaction are reverse. The cell operates like an electrolytic cell and non-spontaneous reaction occurs. So voltaic cell are reversible. जिसमें हम नहीं कहते चार्जिंग, जब डिस्चार्ज हो जाए ना बैटरी, उसको जब दोबारा चार्ज करते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ते हैं तो उसके रिएक्शन रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, वोल्टिक सेल से वो क्या बनते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाते हैं, और दोबारा वो आयंस अपनी रिस्पेक्टिव प्लेट्स पे जाते हैं और दोबारा फिर वो क्या करते हैं, तैयार होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। तो ये रिवर्सिबल है। अच्छा, व्हाट इज़ शी क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनियम फॉयल कोटेड विद ए लेयर ऑफ फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनियम वायर। इट इज़ इन केस विद ए ग्लास, इन केस का मतलब कवर करना, विद ए ग्लास जैकेट एंड हाइड्रोजन gas is passed through it at 1 atm pressure. It is then immersed in a 1 molar HCl solution at 25 degree. The reduction potential of
SHE is arbitrarily डिसाइडेड एज ज़ीरो। इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़ीरो और इसीलिए इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे हम यूज़ करते हैं। किसी उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी हाफ सेल का हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसके साथ कंपैरिजन करके हम उसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन द हाइड्रोजन स्केल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। और इसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाते हैं। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैव बीन गिवन इन द रिडक्शन मोड एज रिकमेंडेड बाय IUPAC। और इसका स्केल क्या है, हाइड्रोजन इसका स्केल है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़ीरो है। ओके अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 23 वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22 भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, 23 भी, 24 भी। अच्छा 25 पे आते हैं। हाउ डज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज टेल अस अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा the electrode between she have high positive value of reduction potential। अच्छा सॉरी क्वेश्चन ये है हाउ डज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज टेल एस अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद रखें वो इलेक्ट्रोड जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे हैं, ठीक है, उनकी हैव हाई वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, द इलेक्ट्रोड बिलो SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैव हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एज फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो होंगे हमारे पास, चूँकि इनकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है कि एबिलिटी टू रिड्यूस वो पॉजिटिव है, तो ये आपके पास क्या होंगे, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। और इसी तरह द एलिमेंट्स लाइक पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम हैव हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब इनकी एबिलिटी नहीं है रिड्यूस होने की, और ये क्या है, अबाउ द हाइड्रोजन है। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ऊपर हैं, तो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो ऊपर होंगे वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट और जो नीचे होंगे वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 एक्सप्लेन हाउ जिंक एक्ट एज एनोड एंड कैथोड। कि जिंक जो है वो एनोड के तौर पे भी काम करता है और कैथोड के तौर पे भी काम करता है। हाउ कि जिंक एक्ट एज एनोड व्हेन कनेक्टेड टू कॉपर बट एक्ट एज कैथोड व्हेन कनेक्टेड टू एल्यूमिनियम। और कैथोड और एनोड का आपको ये पता होना चाहिए कि जब एनोड होगा तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी जिंक की, और जब कैथोड होगा तो जिंक की रिडक्शन होगी। ठीक है, अच्छा तो याद रखें इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर देखें ना, तो जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बच्चों वो आपके पास कितना है, -0.76। ठीक है, और इसी तरह कॉपर का अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखें, जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.34 वोल्ट है पॉजिटिव में। और इसी तरह एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें, उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आपके पास क्या है, वो -1.66 वोल्ट है। तो बेटा आप देखें, जब आप क्या करते हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होते हैं, पॉजिटिव हो या कम नेगेटिव हो, वो एक्ट करता है किसके तौर पे, आपके पास कैथोड के तौर पे एक्ट करते हैं। तो अगर जिंक और कॉपर को आप कनेक्ट करोगे ना, इसमें ये आपके पास कैथोड हो जाएगा और ये आपके पास क्या होगा, एनोड हो जाएगा। ठीक है, मगर जब आप जिंक और एल्यूमिनियम को कनेक्ट करते हो तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है और किसका कम है। तो जिंक का ज़्यादा है तो इट विल एक्ट एज कैथोड, और ये जो आपके पास एल्यूमिनियम इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है तो इट विल एक्ट एज एनोड। ये याद रखना है आपने। ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लेसर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, स्ट्रॉन्गर द रिड्यूसिंग एजेंट एंड विल लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। स्टेटमेंट याद रखने कि लेसर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ग्रेटर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करेगी, स्ट्रॉन्गर इज द रिड्यूसिंग एजेंट, जो आसानी से लॉस करते हैं वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट रहते हैं, एंड विल लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन जिंक, सो एल्यूमिनियम is reactive metal and will lose electron easily and become anode. But on the other hand, standard reduction potential of zinc is less than copper, so in zinc copper cell, zinc will be anode and copper will be cathode. सारे आपको गेम मैंने समझा दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सोडियम एंड पोटेशियम कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बट प्लेटिनियम, प्लेटियम एंड कॉपर कैन नॉट। वाई? ओके,
कि इसमें द मेटल्स लाइक प्लैटिनियम, प्लेडियम एंड कॉपर हैव अ सफिशिएंट हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, देयरफॉर दे आर लेस रिएक्टिव एंड कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड. ऑन द अदर हैंड, सोडियम एंड पोटेशियम आर क्लोज टू द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड हैव वेरी लो रिडक्शन पोटेंशियल. दे आर वेरी रिएक्टिव एंड कैन लाइबरेट हाइड्रोजन. कि ये इसकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं और रिएक्टिविटी डिपेंड करती है इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे. नेक्स्ट है कैन शी एक्ट एज बोथ कैथोड एंड एनोड. कि जो आपके पास शी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये एनोड और कैथोड दोनों के तौर पे काम कर सकती है. कि शी एक्ट एज एनोड व्हेन कनेक्टेड विद कॉपर इलेक्ट्रोड बट एक्ट एज कैथोड व्हेन विद जिंक इलेक्ट्रोड. कि जब शी की बात करें कि एनोड के तौर पे काम करती है, इसका मतलब शी की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है. और जब कैथोड पे काम करती है तो इसकी रिडक्शन होती है. तो याद रखें, शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड व्हेन इट इज़ कंबाइंड विद द इलेक्ट्रोड हैविंग ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल देन जीरो. कि ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जीरो से ज़्यादा है तो ये किसके तौर पे काम करेगी, उसके साथ एनोड के तौर पे काम करेगी. और जीरो से, क्योंकि इसका जीरो होता है ना. ओके, फॉर एग्जांपल शी एक्ट एज एनोड व्हेन इट इज़ कंबाइंड विद कॉपर इलेक्ट्रोड. ठीक है, और शी के ऊपर इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी. ओके, शी एक्ट एज कैथोड व्हेन इट इज़ कंबाइंड विद द इलेक्ट्रोड हैविंग स्मॉलर रिडक्शन पोटेंशियल देन जीरो. जीरो से कम है, नेगेटिव में. फॉर एग्जांपल शी एक्ट एज कैथोड व्हेन इट इज़ कंबाइंड विद जिंक इलेक्ट्रोड. ठीक है, और इस केस में शी की क्या होगी, रिडक्शन हो जाएगी जी. और ओके, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज साल्ट ब्रिज, इट्स फंक्शन. कि साल्ट ब्रिज क्या होता है और इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में आप बता दीजिए. तो साल्ट ब्रिज क्या होता है. साल्ट ब्रिज इज ए यू शेप ग्लास ट्यूब filled with an electrolyte such as potassium chloride in gelatin. A salt bridge serves three purposes. पहला क्या है, it allows electrical contact between two solution of each half cell. और दूसरा क्या है, इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ द सोल्यूशन. तीसरा क्या है, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन ईच हाफ सेल ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयंस. इसके थ्रू आयंस मूव करते हैं, इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते. ये बात याद रखनी है. नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल. कि फ्यूल सेल जो है उसके क्या एडवांटेज हैं. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी विड्रॉन इनडेफिनेटली फ्राम ए फ्यूल सेल एज लॉन्ग एज द सप्लाई ऑफ द फ्यूल इज़ मेंटेन. जब वो मेंटेन करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती जाएगी. और इसको हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूल सेल आर यूज इन स्पेस व्हीकल्स. ओके, फ्यूल सेल कैन द फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड प्योर वाटर ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट्स. तो पहला एडवांटेज कि प्योर वाटर प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. फ्यूल सेल आर लाइट, पोर्टेबल एंड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दूसरा एडवांटेज कि मैनी फ्यूल सेल डू नॉट प्रोड्यूस पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस नहीं करते. फ्यूल सेल आर वेरी एफिशिएंट, एफिशिएंसी ज़्यादा है. दे कन्वर्ट अबाउट 75% ऑफ फ्यूल बॉन्ड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी. ओके, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ एंड फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़. एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रो एंड फीचर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, इन दौर के बारे में बता दीजिए. पहली बात है हमारे पास प्रिडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन. के फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्शन इट इज़ इजी टू प्रिडिक्ट वेदर इट विल टेक प्लेस और नॉट. दिस इज़ डन बाय यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. सेकंड है कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ ए गैल्वानिक सेल. के द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन ईएमएफ ऑफ ए गिवन गैल्वानिक सेल. नेक्स्ट है व्हाट इज ड्राई सेल. ड्राई सेल क्या होते हैं जी. तो ड्राई सेल के बारे में कुछ चीज़ें याद रखने के. रिएक्टेंट्स इसमें क्या होते हैं हमारे पास. इन अ ड्राई अल्कलाइन सेल्स इन विच जिंक एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड, जिंक और मैंगनीज MnO2 आर रिएक्टेंट्स. बैटरी जो होती है इसकी क्लोज इन ए स्टील कंटेनर. कंस्ट्रक्शन की बात करें, एनोड क्या होते हैं. एनोड इज़ मेड अप ऑफ जिंक रॉड. कैथोड क्या होते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड एक्ट एज कैथोड. और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. इस वजह से इसकी जो बैटरी है, इट इज़ द रीज़न दैट बैटरी इज़ अल्कलाइन. इसको ये अल्कलाइन बैटरी होती है जी. वोल्टेज कितने प्रोड्यूस करते हैं, तकरीबन 1.4. द वोल्टेज ऑफ दिस बैटरी इज़ 1.5 वोल्ट्स. ये भी याद रखने. ठीक है. एक्सप्लेन डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन. डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन क्या होते हैं. डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, या इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं. कि ए सिंगल स्पीशीज़ अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन साइमल्टेनियसली. कि द रिएक्शन इन विच ए सिंगल स्पीशीज़ अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन साइमल्टेनियसली. फॉर एग्जांपल आपके पास कॉपर है. अगर कॉपर कोई स्पीशीज़ है
तो इसमें आपके पास क्या है, यही कॉपर +1 स्टेट में है, तो ये क्या करे, ये ऑक्सीडाइज भी हो जाए, कॉपर +2 में जाए और इसी तरह रिड्यूस भी हो जाए, कॉपर 0 में जाए, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद है एक्सप्लेन फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉज क्या होते हैं उसके बारे में बता देंगे। फैराडेज लॉ, ओके, फैराडेज लॉ क्या कहते हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या फैराडे फर्स्ट लॉ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited or quantity of chemical reaction at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the cell। ठीक है, कि कितनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सेल। और इसी तरह आपके पास ये तो फैराडे फर्स्ट लॉ था। फैराडे सेकंड लॉ क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, द वेट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट्स और इक्विवेलेंट्स वेट, उसके बराबर हो जाएगी जी। ओके, एप्लीकेशंस हैं फैराडेज लॉ की पता होनी चाहिए कि इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल में ये यूज़ होते हैं, इन दी एक्सट्रैक्शन ऑफ सेवरल मेटल्स इन देयर प्योर फॉर्म उसमें यूज़ होते हैं, इन दी सेपरेशन ऑफ मेटल्स फ्राम नॉन मेटल, इन दी प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स उसमें ये क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेन फैक्टर्स ऑन विच कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन। द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, पहली बात है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, दूसरी है साइज ऑफ आन प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन जिसको हाइड्रेशन बोलते हैं, इसी तरह नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और उसके बाद टेम्परेचर है, ठीक है, इन सब पे ये क्या करते हैं डिपेंड। और ये याद रखें टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होते हैं, ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी का इसमें इलेक्ट्रोलाइट में, और उसके साथ मेटालिक कंडक्शन में इन्वर्स है। और इसी तरह दी कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स के बारे में भी याद रख लें कि वो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, डेंसिटी ऑफ मेटल और टेम्परेचर के साथ याद रखने के इन्वर्स रिलेशन है जी। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं जी। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं कि टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू एक्सेप्ट और लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होते हैं, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन। डिफरेंस बिटवीन EMF एंड सेल पोटेंशियल, EMF और सेल पोटेंशियल। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, इट इज़ मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, और सेल पोटेंशियल क्या होता है, इट इज़ मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। इसी तरह EMF क्या होती है, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज़ फ्लोइंग इन द सर्किट, और सेल पोटेंशियल क्या होती है, इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड व्हेन करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अच्छा, EMF क्या होती है, इट इज़ मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन फ्रॉम सेल, और सेल पोटेंशियल इट इज़ लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज। ओके, EMF क्या होती है, इट कॉरस्पॉन्ड टू मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेन फ्रॉम गैल्वानिक सेल, और सेल पोटेंशियल क्या होती है, इट डज not correspond to the maximum useful work obtained from galvanic cell. Okay, question number 39 है, explain spectator ions and Heteroff number। spectator ions क्या होते हैं और इसी तरह Heteroff numbers क्या होते हैं उनके बारे में बता दें। तो स्पेक्ट्रेटर आयंस क्या होते हैं कि इट इज़ द स्पीशीज़ विच इज़ प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन बट डज नॉट चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन एंड इज़ ओमिटेड व्हेन राइटिंग द नेट आयनिक इक्वेशन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रेटर्स आयंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैं रिएक्शन लिखता हूँ, जैसे आपके पास जिंक है प्लस आपके पास क्या है 2H+ है प्लस आपके पास क्या है 2 क्लोराइड आयंस है। आप लोगों ने मुझे बताने के स्पेक्ट्रेटर आयंस क्या होते हैं, स्टॉप करके ना कमेंट में लिख देने हैं। जिंक +2 बताना तो मुझे नहीं चाहिए, इधर आप लोग खुद ही बता दें, +H2, ठीक है। तो इसको स्टॉप करें और उसमें लिख लें कमेंट में क्या है। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ अभी, चूँकि आपने स्टॉप करके लिख दी होगी, अच्छे बच्चे हैं आप लोग, ज़ाहिर नकल शक्ल नहीं मारते। तो देखें जिंक है उसमें भी चेंज आई है, हाइड्रोजन में भी चेंज आई, मगर क्लोराइड इधर भी क्लोराइड इधर भी है, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही, कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। तो इसको ऐसे आयंस को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रेटर आयंस बोलते हैं। और हेटेरोफ नंबर क्या होते हैं, हेटेरोफ नंबर को हम ऐसे वो करते हैं बेटा, जस्ट ए मिनट, इधर मैं उसको ड्रा कर देता हूँ। हेटेरोफ नंबर के लिए हमारे पास जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, N = करंट कैरिड बाय आयंस
carried by ions divided by total current, कि करंट कैरीड बाय आयंस डिवाइडेड बाय टोटल करंट इज कॉल्ड हेट्रॉफ नंबर, और इसको TRN से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ट्रॉफ नंबर को, ठीक है। करंट कैरीड बाय आयंस डिवाइडेड बाय टोटल करंट, ओके। उसके बाद व्हाट इज़ रस्टिंग है, ये रस्टी नहीं है, व्हाट इज़ रस्टिंग, रस्टिंग क्या होती है इसके बारे में बताना है। रस्टिंग या corrosion of metal, कि रस्टिंग ऑफ मेटल इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। इट इज़ द रिवर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड इट इज़ ए रिडॉक्स प्रोसेस। केमिकल आयरन रस्ट, उसका फार्मूला अक्सर पूछ लेते तो आपको पता होना चाहिए कि Fe2O3.X टाइम H2O, ठीक है। ये आपके पास क्या है, रस्ट है बेसिकली, ओके। और इसके प्रिवेंशन मेथड भी पता होना चाहिए कि सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन है, गैल्वनाइजेशन है, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन है और यूजिंग एंटी रस्ट सोल्यूशन है। ये इस हिसाब से हम क्या करते हैं, इसकी प्रोटेक्शन कराते हैं, ओके। दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन विल इंक्लूड फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उम्मीद है आपको पसंद आए। कोई आपको कन्फ्यूजन है, कोई आपने सजेशन देनी है तो योर सजेशन विल ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड। अभी क्योंकि हम सारे लर्निंग प्रोसेस में, विश यू गुड लक। जो चीज़ समझ ना आए आप लोग पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन आप कमेंट कर सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो विश यू गुड लक। आपके अभी टाइम है इंटरव्यू में, तो आप ये कि अभी से अच्छे से तैयारी करें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ज़रूर कामयाब करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड लक।